दोस्तों आज से मैं बैटल थ्रू द हेवन की एपिसोड नंबर 98 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो बिना टाइम लॉस किए आज की अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ज़ाओयान को देखते हैं। ज़ाओयान अभी भी उसी जंगल पर ही होती है। वो अपनी कंडेंस की हुई क्लोन बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जिसमें ज़ाओयान ने अपनी सेल के एक थ्रेड को भी छोड़ दिया था। ज़ाओयान की बाबत वहाँ पर पीड़ा दे रही थी ताकि आसपास की प्रॉब्लम से ज़ाओयान बच सके। ज़ाओयान अपनी क्लोन बॉडी को देख के सोचता है कि मेरे क्लोन की ताकत अभी केवल 5 स्पीड लेवल पर होगी। अगर मैं अपनी क्लोन बॉडी को नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहता हूँ तो मुझे विंग लाइटनिंग पावर से टेपरिंग करना होगा। अफसोस के साथ कहता है कि उस समय मैंने 3000 लाइटिंग मूवमेंट की प्रैक्टिस करके थंडर क्लाइव से विंग लाइटिंग को एग्जॉर्ब किया था और क्लोन को टेपरिंग करने के लिए इसका उपयोग करना होगा। अभी एल्दातियानो की आवाज आती है। वो कहते हैं कि तुम मूर्ख, तुम्हें किसने कहा कि इस क्लोन बॉडी को टेपर करने के लिए विंग लाइटिंग पावर की जरूरत होगी? विंग लाइटिंग पावर तो बस एक तरह का मेथड है। तुम दूसरी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करके भी अपने क्लोन बॉडी को टेपर कर सकते हो। तरन के तौर पर तुम अपनी बॉडी के अंदर मौजूद हेवनली फ्लेम्स की मदद से भी इस बॉडी को टेम्पर कर सकते हो। तुम्हें पता ही होगा हेवनली फ्लेम की पावर विंग लाइटिंग पावर से काफी ज्यादा बेहतर है। खास तौर पर तुम्हारे वो पालेनहार्ड फ्लेम, अगर तुम पालेनहार्ड फ्लेम की एनर्जी को इस क्लोन में समाहित कर सकते हो तो फ्यूचर में भले तुम्हारा सामना किसी ऐसी शक्ति से हो सोल को भी कंट्रोल कर सकता है। पर पालेनहार्ड फ्लेम की वजह से उन्हें डरने की जरूरत नहीं होगा और इस तरह से तुम्हारी स्पिरिचुअल क्लोन की एकमात्र को पूरा किया जा सकता है। जब यानी ऐसे लगता है और कहता है कि पालेनहार्ड फ्लेम में मूल रूप से आत्माओं की नेमोस से यानी कीमती होती है, इसलिए जब कोई स्पिरिचुअल क्लोन हेवनली फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा तो उसे हेवनली फ्लेम के द्वारा रिपेंट नहीं किया जाएगा। एल्दातियानो उसे समझाते हैं कि इस दुनिया में बिना जोखिम उठाए खुश भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुम भी रिस्क नहीं लेंगे तो तुम्हें फायदा कैसे मिल सकता है? शादी पालेनहार्ड फ्लेम को तुम्हारे द्वारा पहले ही पूरी तरह से रिपेंट किया जा चुका है और तुम्हें पता ही होगा अगर एक बार हेवनली फ्लेम रिपेंट होने के बाद आत्मा पर कोई पूरा प्रभाव नहीं डालती। ज़ाओयान की बात को समझ आता है। अभी ज़ाओयान का क्लोन बॉडी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस मेथड को आजमाना चाहिए। ज़ाओयान भी कहता है कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपनी ग्लास लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें से वो अपने पालेनहार्ड फ्लेम को अलग कर देता है, जिससे वो चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी पीने लगा था। एल्दातियानो भी बाहर आ जाता है। ज़ाओयान हेवनली फ्लेम के कुछ अंश को अपनी क्लोन बॉडी में डालता है। पालेनहार्ड फ्लेम की वजह से क्लोन को काफी ज्यादा डर होने लगता है और उसकी बुद्धि जलने लगती है। ज़ाओयान ये देखकर परेशान हो जाता है। एल्दातियानो उस क्लोन के पास आता है और ज़ाओयान से कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपने दिल को शांत करना होगा और पालेनहार्ड फ्लेम के टेम्परेचर को दबाना होगा और उस टेम्परेचर की लिमिट का पता लगाना होगा जिसे तुम्हारा क्लोन बॉडी सहन कर सकता है। ज़ाओयान अब अपनी पावर से पालेनहार्ड फ्लेम के टेम्परेचर को कम करने लगता है। ज़ाओयान उस लिमिट पर पहुंच जाता है जहाँ तापमान उनकी क्लोन बॉडी सहने लायक हो गया था। उस क्लोन बॉडी को भी आराम मिलता है और ज़ाओयान को भी अब धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाने को कहते हैं और ज़ाओयान को आप धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाने को कहते हैं और बताते हैं कि तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाना होगा तब तो कि तुम्हारे क्लोन बॉडी टेम्पर्ड नहीं हो जाती। ज़ाओयान ऐसा ही करता है और काफी देर तक टेम्परेचर को बढ़ाता रहता है। उस क्लोन बॉडी के अंदर भी पालेनहार्ड फ्लेम कंडेंस हो जाती है। एल्दातियानो इससे खुश हो जाती है। ज़ाओयान अब काफी दिनों तक अपने क्लोन बॉडी को टेम्पर करता रहता है, जिसे अब 2 महीने गुजर जाती है और अब सुबह हो जाती है। ज़ाओयान सोचता है कि इस क्लोन बॉडी को टेम्पर करना वास्तव में काफी डिफिकल्ट था। अगर मैं इसमें मारूर हासिल करना चाहता हूँ तो मैं नहीं जानता कि इसमें न जाने मुझे कितने साल लग जाएंगे। अभी एल्दातियानो ज़ाओयान से कहते हैं कि तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। उस ज्ञान के को ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हें लगता है कि उसने कम से कम 5 साल तक अपने क्लोन बॉडी को टेम्पर किया होगा, पर तुमने सिर्फ 2 महीने में ही एंसेस्टर पेंकियन की बराबर कर ली है। फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो रहे। वो नीचे मुस्कुराने लगता है। अब वो अपने क्लोन बॉडी को वापस रोक लेता है। एल्दातियानो वो बताते हैं कि समय को देखकर अब लग रहा है कि माउंटेन रेंज जल्दी ओपन होने वाली होगी, इसलिए वो जगह काफी समय पहले कई सारे लोगों से भर चुकी होगी। हम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि तुम्हें हेवनली माउंटेन ब्लड फूल में से सूखा एक घूर भी पीने का मौका नहीं मिलेगा। ज़ाओयान उनकी बात को समझ आता है। वो ब्लैक रोब पहनकर वहाँ से निकल जाता है। ज़ाओयान अब तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वो जंगल को पार करते हुए उसमें सेलर के दिए हुए नक्शे को फॉलो कर रहा था। अपने बने बिंग्स का भी इस्तेमाल नहीं करता और अपने नॉर्मल 2 की बिंग्स का इस्तेमाल करके इसके बाद ज़ाओयान नमो माउंटेन रेंज की उस एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। वो जगह काफी भारी थी। ज़ाओयान सोचता है कि नमो माउंटेन रेंज वास्तव में काफी अच्छी रेस्पिटेशन वाली जगह है और अब ज़ाओयान वहाँ नीचे आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ काफी सारे लोग मौजूद है। ज़ाओयान सोचता है कि लोग कुछ महीने पहले से यहाँ आ गई होगी और मेरे पीछे जो जंगल है उससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि वहाँ भी काफी सारे पेटिशनर नमो माउंटेन रेंज में जाने के लिए आए थे और अभी वो बाकी लोगों के सामने नहीं आ रहे थे। ज़ाओयान अब आगे आ जाता है। उसे देखकर एक पेटिशनर कहता है कि यहाँ एक और लड़का आ गया, लगता है जल्दी हमारे यहाँ सेटल होने की जगह कम हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को जब भी कोई टूरा सा भी यूनिफिट नजर आता हो तो
तुरंत भाग के लिए और बढ़ते यदि अपनी ताकत के बारे में भी बिल्कुल विचार नहीं करते। माउंटेन रेंज का पूरा पहाड़ी इलाका लोगों से भरा हुआ है और जहाँ तक हमारी बात है ये जगह अभी भी स्पेसियस में आनी चाहती है। तो एक दूसरा पिटिशनर कहता है कि हेवनली माउंटेन ब्लड पूल हर 3 साल में एक बार खुलता है, लेकिन उस पूल में अंदर जाकर आनंद नहीं लेना चाहेगा। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारी बातों में पॉइंट है और वो बारे पेक्शन के लोग हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अभी वो एक जैन क्रेन आती है, इसे देखो चाबी हैरान है जाती है। एक आदमी कहता है कि ये 7 रंगों वाले स्ट्रीट क्रेन है और एक क्रेन विंग लाइटिंग पावेलियन की इंग्लिश पिंकिंग का माउंट पीस है। साई में विंग लाइटिंग पावेलियन ने इस वरबेरी और पावर वाली लड़की को या लोर ने भेजा। ऐसा कहा जाता है कि विंग लाइटिंग इस पावेलियन की यंग जेनरेशन के बीच पावेलियन लीडर बनने की सबसे ज्यादा संभावना इसी लड़की की है। इस बार फिर हेवनली माउंटेन प्लॉट के 2 पोजीशन में से एक पोजीशन को जरूर हासिल करेंगे। पिंकिंग और अपने 2 इल्डर के साथ वहाँ आई थी, इनके नाम इल्डर मु और इल्डर हुए थे। एक दूसरा आदमी कहता है कि वास्तव में अभी भी यह निश्चित नहीं है कि पिंकिंग और एक पोजीशन को हासिल करेंगे, क्योंकि इस नंबर माउंटेन रेंज में एनर्जी था ऑपरेशन है, इसलिए इसके क्षेत्र के अंदर के पावरफुल इल्डर से मदद नहीं ले सकते। इसलिए इस माउंटेन रेंज में जाने के बाद उसे केवल अपनी ताकत पर ही भरोसा रखना होगा। शाओयान भी वही पर बैठ के कालीबंजन काटने लग गया था और वो उन लोगों की बातों को भी सुन रहा था। एक आदमी कहता है कि सेंटर प्लेस में छिपी हुई ड्रैगन और टाइगर जैसे पावर वाले लोगों की कमी नहीं है। शाओयान सोचता है कि तुम माउंटेन रेंज में स्ट्रॉन्ग इल्डर आ नहीं सकते और इसमें सिर्फ यंग जेनरेशन के लोग ही इंटर कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई आशा नहीं है कि रिंग ने पूरे शैतान पेडियन को आसपास नहीं देखा और वो पिंकिंग को देखकर सोचता है कि रिंग इस यंग लेडी की ताकत को हम नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि इसकी बॉडी में रिया ट्रिजर मौजूद है जो इसकी उड़ा को सिपर रहा है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब तक ये मेरे साथ परेशानी पैदा नहीं करेगी ये भी इसे उकसाने की कोशिश नहीं करूंगा। हैंकिंग कर इल्डर मुझसे पूछता है कि इस बार बसे हुए पावेलियन में से क्या और कोई भी नो माउंटेन रेंज में प्रवेश के लिए आने वाला है। इल्डर मुझे कहते हैं कि कैसे पीछे हट सकती है। 10,000 शॉर्ट पावेलियन का स्काई माउंटेन शॉर्ट कहा जाने वाला थांगिन और हारेस पावेलियन का फंक्शन और किलिंग पावर और रनिंग स्टार पावेलियन का मुकिंग लियन चाबी को पहले यहाँ के लिए भेज दिया गया है। हैंकिंगर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस बार के ब्लड पूल की लड़ाई बुरी खतरनाक होगी। एल्डर हुआ उसे कहता है कि पावेलियन लीडर ने जाने से पहले कहा था कि आपको सभी मामले में केयरफुल रहना होगा, अपने चारों नजर रखना। पहले माउंटेन ब्लड पूल ने इस बार नॉर्थन रीजन के कुछ सारे प्रिटिशनर को भी अपनी तरफ खींच लिया होगा। हैंकिंगर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप उस लड़के शाओयान की बात कर रही है। एल्डर वो कहते हैं कि यंग मिस आपको नॉर्थ पावेलियन की लीडर की ताकत की भी समझ होगी। वो एक स्टार फाइट एंसेस्टर है। हर शाओयान ने उनकी भी हाथ से भास्कर भागने में सफल रहा, इसलिए हम उस लड़के को कम समझना नहीं चाहिए। थिंकिंगर कहते हैं कि उसके पास एक स्पिरिचुअल बॉडी है जिसे वो शक्ति को उधर लेता है, इसलिए वो लड़का दूसरों की शक्तियों के बारे से रहने वाले इंसान से ज्यादा और खुश नहीं है। अगर नोमो माउंटेन रेंज के अंदर उसकी पावर लिमिट से ज्यादा होगी तो उसे तुरंत यानो माउंटेन रेंज की पावर के द्वारा दावा दिया जाएगा। यानी जंग पर वो दूसरों की पावर को उधर नहीं ले सकता। हर कोई केवल अपनी ट्रू एबिलिटी पर ही भरोसा करके ही आगे बढ़ सकता है, इसलिए शाओयान मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। आसपास की सारी एनर्जी नोमो माउंटेन रेंज की एंट्रेंस पर इकट्ठा आने लगती है। नोमो माउंटेन रेंज में जाने का रास्ता खुल जाता है। शाओयान कहता है कि आखिरकार अब फाइट शुरू होने वाली है और उसकी इतना कहते ये एपिसोड भी पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।